आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हिंदी फाउंडेशन के वो ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ये आपका पहला यूनिट का कंप्लीट होने वाला है। और हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली वन शॉट में पूरे वीडियो को समझेंगे। लेकिन ये आपका जो वीडियो आएगा वो आपके 3 पार्ट में आएंगे। वो पहला आएगा आपका पहला यूनिट, फिर दूसरा वीडियो आएगा सेकेंड यूनिट का, इसके बाद फिर आपका जो वीडियो आएगा वो आपका थर्ड यूनिट का आएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पहला यूनिट जिसके अंदर 3 चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर आता है आपका मैथिली शरण गुप्त का, जो कि एक है मातृभूमि का। उसके बाद फिर आपका दूसरा चैप्टर आता है प्रेमचंद्र जी के शतरंज के खिलाड़ी का है। फिर आपका तीसरा चैप्टर आता है वो है आपका शरद जोशी, जो है आपका जीप पर सवार झिल्ली एमसीक्यू है, जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ही रहने वाला है। तो चलिए अपने प्रेजेंटेशन में देखते हैं। प्रस्तुत कविता के कवि को किस कोटि के कवि का सम्मान दिया गया है? पहला, आंचलिक कवि के रूप में, या फिर राज स्त्री कवि के रूप में, या फिर राष्ट्र कवि के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्हें यहाँ पास राष्ट्र कवि का यहाँ सम्मान दिया गया है, यानी कि आपका यहाँ पास सानम राइट हो जाएगा। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे भारत में किसे यहाँ पर राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, तो आप लोग कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला हुआ है। तो ये आप लोग याद रख लीजिए। रचनाकार की वास्तविक संज्ञा बताइए, मिथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो ये आपके यहाँ पास सा नंबर राइट हो जाए, मैथिली शरण गुप्त, यानी कि सा नंबर राइट है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे प्रस्तुत कविता के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी। भारत के अंदर 6 ऋतुओं का चलन बताने के लिए, मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम व श्रद्धा प्रदर्शन करने के लिए, अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार प्रतिक्रिया वश के लिए, या फिर इनमें से बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य के लिए, या फिर परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पास मैं बता दूं, यहाँ पास आपका बा नंबर राइट होगा। मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम व श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पास उन्होंने यहाँ परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था। फिर यहाँ पास आपका आता है रचनाकार के सहोदर भी राष्ट्र कवि रहे हैं, उनका क्या नाम था? अनिरुद्ध प्रताप गुप्त, श्री जगदीश गुप्त, अयोध्या शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त। तो यहाँ पास आपका राइट हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त, यानी कि द नंबर यहाँ पास आपका राइट है, जो कि यहाँ सहोदर के भी यहाँ पर राष्ट्र कवि रहे हैं। इसके बाद फिर आपका अगला आता है पंक्तियों में लिखी गई है प्रस्तुत कविता में भारत के प्रकृति या संस्कृति या फिर ऐतिहासिक। तो यहाँ पास बता सकते हैं 62 या फिर 42 या फिर 40 या फिर 90। तो यहाँ पास आपका द होगा 90 में यहाँ पर जो आपका प्रस्तुत कविता है, जैसे प्रकृति हो गया, संस्कृत हो गया, ऐतिहासिक हो गया, फिर सूक्ष्म हो गया, इन्हें चर्चा 90 में किए गए हैं। तो आप लोग इन्हें याद रख लीजिएगा। फिर पे पूछा गया है मैथिली शरण की प्रस्तुत कविता उनके स्वदेश संगीत से उदित है, जिसका प्रकाशन काल था, यानी कि यहाँ पर पब्लिश कब हुआ था, तो आपको बताना है 1900 में, या फिर 1920 में, या फिर 1925 में, या फिर 1935 में। तो यहाँ पास उनका 1935 में पब्लिक यानी कि प्रकाशन हुआ था। फिर यहाँ पास हम लोग देखेंगे नीलांबर का अर्थ है नीला कपड़ा, कपड़े पर नील डाला गया, या फिर नीला आकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पास आपका सा हो जाएगा नीला आकाश, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा और ये ज़्यादातर आपका पर्यायवाची शब्द में यूज होता है। तो ये आप लोग इन्हें याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है कवि ने नीलांबर परिधान हरित तत्व पर सुंदर है के माध्यम से क्या बताया गया है? भारत की नदियां हरे और नीले रंग की सुंदर दिखती हैं, भारत में हरियाली व्याप्त है, या फिर भारत के आकाश व धरती क्रमशः नीले व हरे रंग से युक्त हैं, फिर हरियाली से युक्त धरती पर नीला आकाश के नौल वस्त्र सुंदर प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पास आपका राइट हो जाएगा द हरियाली से युक्त धरती पर नीला आकाश के नौल वस्त्र सुंदर प्रतीत होते हैं, यानी कि ये आपका द नंबर राइट है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे सागर को मेखला क्यों कहा गया है? क्योंकि मेखला आभूषण, यानी कह सकते हैं एक मेखला आभूषण भी होता है, महिलाओं द्वारा कमर में पहनी जाती है इसलिए, या फिर भारत माता के पूर्व बंगाल की खाड़ी पश्चिम में अरब सागर है इसलिए, या फिर भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है इसलिए इसे मेखला कहा जाता है, या फिर मातृभूमि की 3 तरफ मेखलावर है इसलिए। यहाँ पास आपका दा हो जाएगा समुद्र से घिरा, यानी इसलिए हम लोग सागर को मेखला कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ हमारे जो मातृभूमि है वो सागर से घिरा हुआ है, जैसा कि वह कमरबंद रूप में दिखाई देता है। मातृभूमि की यशोगाथा का पूर्ण गान कौन कर रहा है?
यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि मातृभूमि की जो यशोगाथा कौन कर रहा है। जैसा कि आपको याद है पक्षियों के समूह अपनी चहचहाहट में, यानी कि जो आपके पक्षी हो गए जितने भी होते हैं वो क्या चहचहा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, या फिर नदियों की कलकत ध्वनियों के द्वारा हो रहा है, या फिर तारे को टिमटिमाइट के द्वारा आ नंबर। यानी मातृभूमि की जो यशोगाथा है वो पक्षियों के समूह के द्वारा, यानी कि पक्षियों के जो ग्रुप है उनके द्वारा चहचहाहट में पूर्ण गान यहाँ पास कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पास एंड इसके बाद देखेंगे अपना सूर्य व चंद्र के युगल किस आभूषण का रूप लेकर मातृभूमि को सुशोभित करते हैं। पैजेब, करधनी, मुकुट या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो आपका मातृभूमि है उनमें सूर्य व चंद्रमा है वो मुकुट की तरह यहाँ पास क्या हो रही है, सुशोभित कर रही हैं। अब इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, मातृभूमि की समृद्धि का गुणगान किस सेवक के द्वारा किया जा रहा है। शेषनाग के द्वारा, पंछियों के समूह के द्वारा, या फिर नदियों के द्वारा, या पहाड़ों के द्वारा। तो यहाँ पास आपका बा होगा, पंछियों के द्वारा यहाँ पास गुणगान किया जा रहा है, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके थे। इसके बाद फिर आपका अगला आएगा, मातृभूमि में देश का मानवीकरण करके कवि ने उस साकार ईश्वर के समान बताया है। माँ किस सिंहासन पर विराजमान है। पहाड़ रूपी सिंहासन पर, नदियों की धारा रूपी सिंहासन पर, शेषनाग के फन रूप सिंहासन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास आपका आएगा सा नंबर, शेषनाग के फन रूपी सिंहासन पर वो क्या है, विराजमान है। प्रस्तुत कविता के अनुसार सृष्टि के समस्त रिश्ते में सर्वोपरि रिश्ता किसे कहेंगे। वो है आपका पति या फिर पत्नी का, या फिर भाई बहन का, या फिर सहोदर भाई का, या फिर माता या पुत्र का। तो यहाँ पास आपका द नंबर राइट होगा, माता और पुत्र का। तो आपका ये राइट है। एंड भारत माँ को सगुण मूर्ति सर्वेक्षकी कहते हुए कवि हमें क्या संकेत देना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कवि है अपने कविता में कहते हैं सगुण मूर्ति सर्वेक्षकी। तो इनमें से कवि क्या संकेत देना चाहता है कि भारत में भौगोलिक व प्राकृतिक सुषमा निराली है। भारत को उपहार रूप में नीला आकाश, हरित धरती, चंद्रमा, सूर्य, तारे, बाग बगीचे ये सब मिले हुए हैं, या फिर दोनों में। तो इनमें से आपका होगा बा नंबर, जो कि इसमें से जो आपका भारत का जो उपहार मिला हुआ है, चंद्रमा, सूर्य, बादल, रंग बिरंगे जो पंछी हो गए, ये सब यहाँ पर आपको बताना है। मृतक समाज विवश आंखों को कौन नीचे हुए धरती पर आए हुए हैं। मानवेतर चेतना रहित प्राणी, या फिर नवजात मानव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट होगा मानव शिशु, क्योंकि मानव शिशु ही होते हैं जिनके आंख मीचते हुए वो धरती पर आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, मातृभूमि विवश असहाय व प्राय निष्पन्द शिशु को किस रूप में संभालती है। माता के रूप में, या फिर माता माही यानी कि नानी के रूप में, या फिर दोनों रूप में, या फिर दोनों ही नहीं। तो इनमें से आपका आएगा सा, दोनों रूप में ही यहाँ पास आपके जो शिशु है उन्हें यहाँ पास संभालती हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आएगा, कभी भारतवासियों को किस कर्ज को चुकाने का संकेत देता है। धरती जिस पर हम बचपन बिताए हैं, यानी कि तत्काल में अंग्रेजों की दास्ता में है, यानी कि अंग्रेजों के यहाँ पास गुलाम में है। सुख और दुख में भारतीय परमहंस के समान रहकर और अब भारतीय को गुलामी से मुक्त करना है। सदा जीवन उच्च विचार वाले भारतीय दुनिया में अलग पहचान रखते हैं। धूल भरे हरि भारतीय हैं, उनको अब अपना कर्तव्य करना होगा। फिर उपयुक्त सभी दा, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। आप इनको ध्यान में रख लेना है। जहां आपको धरती जिस पर हम बचपन बिताए हुए हैं, और जो सुख दुख यहाँ पर जो परमहंस है उसके समान यहाँ पर रहकर गुलाम है, उन्हें यहाँ पर मुक्त करना है। ये पूरे जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो एक साथ आपका राइट है, तो आप लोग इन्हें राइट कर लीजिए। मातृभूमि जीवन धारा कैसे है। अनिवार्य पोषक अन्न देती है जिससे पेट की ज्वाला मिटती है, इसलिए पवित्र जल से हमें अमृत पान कराती है, इसलिए औषधि गुण से संपन्न फल फूल पत्ते से हमारा पोषण करती हैं, इसलिए जीवन धारा देती हैं। तो आपका ध सभी हो जाएगा। वो हमें पोषक अन्न देती हैं और यहाँ पर हमें पवित्र जल भी देते हैं। साथ में यहाँ पर जो औषधि हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, जिनके कारण हमारा जो पोषण होता है उनके बारे में यहाँ पास बताया। मित्रों के मिलने से क्या वस्तु प्राप्त होती है। साथ खान पान, हृदय की मलिनता दूर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कभी कभी आप लोग जब दोस्त से मिलते हैं तो क्या होता है, आपके जो हृदय है उसका जो मलिनता यानी कि जितने भी यहाँ पर नेगेटिव चीज़ भरे रहते हैं, कभी आप लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो सब यहाँ पर दूर हो जाती है, यानी कि आपका सा नंबर राइट हो जाएगा। जठरानल का संधि विक्षेप क्या होगा।
जठरानल, जठरानल या फिर जठर अनल। तो इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका सा हो जाएगा जठर अनल। ये आपका जठरानल का संधि विक्षेप। इसके बाद फिर आता है प्रयुक्त कार किन दो शब्द के मेल से निर्मित है? प्रत्यय या उपकार या फिर प्रति या फिर उपकार, प्रत्युक्त या फिर कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका आएगा प्रति और उपकार। इन दोनों जो आपका प्रयुक्त कार है ये आपका बना हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है मातृभूमि से मनुष्य का नापा कब तक बना रहा है? यानी कि यहाँ पर नापा की जगह आपका क्या होगा? नाता। कब तक बना रहता है इनके बारे में आपको बताना है। आजन्म से, जन्म के समय से या फिर जीव को प्रजन के समय। तो यहाँ पर आपको बता दूं जब आप लोग यहाँ पर जन्म नहीं लिए फिर भी आपका संपन्न जो है मातृभूमि से बना रहता है, यानी कि आ नंबर राइट हो जाएगा। महाविश्लेषण से कवि ने क्या नवाजा है? वह हमारे प्रति सदैव कृपालु व दृष्टि रखती हैं। वह हमारे शरीर को अन्न, जल, पोषक पदार्थ की पुष्टि हमें करती हैं, या फिर प्रेमी व मित्र की तरह खुश रखती हैं, या फिर उपरोक्त सभी गुण के कारण। तो यहाँ पर आपका दा होगा उपरोक्त सभी गुण के कारण। एंड इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है अमृत के सम उत्तम किसे कहा गया है? तो यानी कि अमृत को क्या और बताया गया है? जैसे कि आपका दूध हो गया, क्या हम अमृत को दूध कहते हैं या फिर पानी कहते हैं या फिर वर्षा कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से बा होगा। अमृत को यहाँ पास हम लोग क्या कहते हैं? पानी भी कहते हैं, यानी कि आपका बा नंबर राइट हो जाएगा। अमृत भूमि की हवाओं की क्या विशेषता है? ये शीतलता प्रदान करती है, इसमें धीमी खुशबू विद्यमान है, श्रम से थके भारतीयों को थकान को मिटा देती है। यानी कि कभी कभी हम लोग जब ज़्यादा काम करके आते हैं तो हमारा जो बॉडी वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो कभी आप लोग पेड़ के नीचे रहेंगे तो वहाँ पास एक हल्का हल्का सा हवा चलेगा, और जब वो हवा आप लोग अपने बॉडी में लोगे तो ऑटोमेटिक जो भी आपका थकान होगा वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि जो आपका दा है यानी कि सभी आपके हो जाएंगे, जो कि मातृभूमि की हवा में एक विशेषताएं होती है। फिर इसके बाद आता है पट्ट ऋतु के क्रम को कवि ने अद्भुत क्यों कहा गया है? क्योंकि केवल भारत में 6 ऋतुएं हैं या फिर आती हैं इसलिए, या फिर बसंत ऋतु से शीत ऋतु तक आगमन नियत समय पर ही, यानी कि बसंत ऋतु से शीत तक आगमन नियत समय पर ही होता है इसलिए, यानी कि प्रयुक्त ऋतु काल का 2 माह रहता है इसलिए यहाँ पर जो पट्ट ऋतु है उनको अद्भुत कहा गया है। तो यहाँ पर आपका दा हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे इसलिए। मातृभूमि की कोमल हरितिमा की तुलना कवि ने किससे की है? मलमली वस्त्र से या फिर मखमल की कोमलता से या फिर इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपका मातृभूमि की कोमल हरितिमा है उसकी तुलना यहाँ पर मखमल की कोमलता से यहाँ पर किया गया है। इसके बाद फिर आपका आता है रात्र काल में उदित चंद्रमा क्या करता? मातृभूमि पर पवित्र चांदनी की वर्षा करता है, विस्तृत स्वरूप में दर्शन देते हैं, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट हो जाएगा चंद्रमा मातृभूमि पर पवित्र चांदनी की वर्षा करती है। इसके बाद फिर आपका आएगा सूर्योदय के साथ महत्वपूर्ण कौन सी घटना होती है? उष्मा काल समाप्त हुआ, अंधेरे खत्म हुए, या फिर संध्या काल दस्तक देने लगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन समझिएगा, अंधेरा आपका खत्म हो जाता है यानी कि जब सूर्य निकलता है दिन में। इसके बाद फिर आपका आता है मातृभूमि को वसुधा क्यों कहा गया है? ये फल फूल धारण करती हैं इसलिए, यह दुर्लभ जड़ी बूटी धारण करती हैं इसलिए, या फिर विभिन्न रत्नों की यह यानी कि इसके अंदर बहुत से खाना या फिर बहुत कुछ मिलता है ये, या फिर सभी। तो यहाँ पर सभी, इनमें जो मातृभूमि को इसलिए वसुधा कहा जाता है क्योंकि इनमें सभी गुण यहाँ पास होते हैं। इसके बाद मातृभूमि की पर्वत श्रृंखलाएं किस प्रकार है? दूर दूर तक फैली हैं, भारत माँ के सौंदर्य को बढ़ाती हैं, दोनों ही या दोनों गलत ही। तो यहाँ पर आपका होगा कि मातृभूमि की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो दूर दूर तक फैली हुई हैं इसलिए। इसके बाद फिर आएगा बादल मातृभूमि की श्रृंखला कैसे करते हैं? सुंदर दिखते हैं इसलिए, या फिर गुथी हुई बेड़ियों के समान शोभायमान, या फिर दोनों या में से कोई नहीं। यहाँ पास आपका बा होगा गुथी हुई बेड़ियों के समान शोभायमान है इसलिए यहाँ पर जो बादल की मातृभूमि की जो श्रृंखला है कुछ इस तरह यहाँ पर दिखाई देती है। हिमालय पर्वत से आने वाली हवाएं क्या करती है? शरीर पर चंदन का लेप करती हैं, मानव चरण स्पर्श करती हैं, सेविका तुल्य सुख देती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आ नंबर हो जाएगा। हिमालय पर्वत से आने वाली जो हवाएं होती हैं मानो भारत भूमि के शरीर पर चंदन का लेप कर रही हैं, उस तरह यहाँ पास दिखाई देती है। फिर
क्षमाशील, दयामयी, क्षेममयी, प्रेममयी आदि विशेषणों का प्रयोग किसके लिए किया गया है और क्यों? मातृभूमि के लिए क्योंकि कवि मुग्ध है, या फिर मातृभूमि के लिए क्योंकि अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करता है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आपके आ जाएगा मातृभूमि के लिए क्योंकि वे अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करती हैं, इसलिए यहाँ पास बताया गया है। फिर इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, मातृभूमि को अंग्रेजी पराधीनता से मुक्त करने के लिए कवि क्या अर्पित करना चाहता है? अपना हाथ, अपना पैर, सर्वभाग्य या फिर शीश? तो यहाँ आएगा द शीश। यहाँ पास क्या करना चाहता है? शीश अर्पित करना चाहता है। सर्वभाग्य अर्पित नहीं किया या दुर्बलतावश शीश अर्पित नहीं कर पाया, तो यहाँ पास आएगा अर्पित नहीं कर पाया, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पास लज्जित महसूस कर रहा है। मातृभूमि की धूल की क्या विशेषता है? क्रूर लोग हैं वो और भी यहाँ पास क्रूर हो जाते हैं और उनमें भक्ति भावना जागृत हो जाती है, भारतीय धूल लगाकर पहलवानी करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, मातृभूमि की जो धूल की एक विशेषता है कि जो आपके कृतज्ञ क्रूरता जो होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जो क्रूर लोग होते हैं, वो अपना क्रूरता यहाँ पर त्याग देते हैं और उनमें भी यहाँ पर भक्ति यानी कि देशभक्ति मातृभूमि के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आएगा, मातृभूमि विभेद रखने वाले को क्या कहना चाहिए? देश प्रेमी, देशद्रोही, लोचन युक्त अंध या फिर लोचन रहित अंध? यहाँ पास सा आएगा लोचन युक्त अंध, यहाँ पास हम लोग कहेंगे जो यहाँ पर मातृभूमि से विभेद रखते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आएगा, हम आत्मरूप कब बनेंगे? हम जब देश के प्रति कृतज्ञ, या फिर जब हम भारत की धरती पर जन्म लेंगे, या फिर जब हम मृत्यु प्राप्त कर इस धरती में विलीन होंगे? तो यहाँ पास आपका सा होगा, जब हम मृत्यु प्राप्त कर इस धरती में विलीन होंगे तब हम लोग आत्मरूप बनेंगे। मातृभूमि कविता के रचनाकार है रामधारी दिनांकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा था मैथिली शरण गुप्त आपके मातृभूमि कविता के क्या रचनाकार है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा गया है, जननी पूज और माता मही किसे कहा गया है? राष्ट्र को, विश्व को, मातृभूमि को या फिर जन को? मातृभूमि को हो जननी और पूज या फिर माता मही यहाँ पास कहा गया है। फिर आपका आता है, जेठरानल से तात्पर्य है पेट की ज्वाला, जंगल की आग, समुद्र की ज्वाला या स्वाभिमान की आग? तो यहाँ पास आपका होगा पेट की ज्वाला के कारण इसे जेठरानल से तात्पर्य है। यानी कि बाद फिर आपके आता है, मातृभूमि को किस नाम से जाना जाता है? सुधा, वसुधा, जग या तारिणी? तो यहाँ पास हम कह सकते हैं वसुधा। मातृभूमि को यहाँ पर वसुधा के नाम से जाना जाता है। फिर पे पूछा गया है, मातृभूमि से विभेद रखने वाले को कवि ने किस विशेषक से अलंकृत यहाँ पास किया है? देश विनाशक के रूप में, देश प्रेमी के रूप में या फिर लोचन युक्त अंध के रूप में या फिर लोचन रहित अंध के रूप में? लोचन युक्त अंध के रूप में यहाँ पास कहा गया है जो मातृभूमि से विभेद रखते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को प्रदान की गई है? जो कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर टॉप ऐसे क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। अब इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में बढ़ेंगे और मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट दूंगा जहां आपको पता चलेगा कि जो पिछले साल यहां पर जो MCQ पूछा गया था उनमें कितने न्यू क्वेश्चन बना हुआ था, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनमें से थोड़ा अलग क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए थे, तो आप लोग उन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो पहला आता है, शतरंज के दो व्यक्तियों के बीच खेला जाने वाला एक ऐसा खेल जिसमें 410 खाने और 40 मोहरें होती है, या फिर 50 खाने और 32 मोहरें होती हैं, या फिर 64 खाने और 32 मोहरें होती हैं। तो देखिए जो आपका शतरंज होता है उसमें 64 खाने और 32 मोहरें होते हैं। ये आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सा। और हम 1 शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, पूरे डिटेल से नहीं जाएंगे, ये आपके एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए है ताकि आप लोग एक बार में अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देख लीजिए और याद कर लीजिए। दूसरा आता है, प्रस्तुत कथा के कथाकार का नाम क्या है? यानी कि आपको यहाँ पर नाम बताना है। मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र और मुंशी प्रेमचंद्र। तो देखिए यहाँ पर जो मात्रा है आपका वो सेम ही है, तो थोड़ा बहुत कुछ मात्रा यहाँ पर चेंज हो गई होंगी, बट ये क्वेश्चन जो है आपका सेम नहीं होगा। लेकिन फिर भी बता दूँ कि इनमें से आपका जो राइट है वो आपका 12 नंबर है। इसके बाद फिर दूसरा आता है, यह कहानी
समकालीन इतिहास के किस बादशाह की ओर इशारा करती है? बहादुर शाह, जाफर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए जो ये कहानी है ये आपके बहादुर शाह जाफर की तरफ इशारा कर रही है, जो कि आपका आ नंबर राइट हो जाएगा। कहानी के केंद्र में अवध राज है। वर्तमान में किस शहर का हाल में यहाँ पास बताया गया है, यानी कि बताती है। तो जो आपका अवध है वो आपके यहाँ पास लखनऊ में है। लखनऊ यानी आपके यहाँ पास यूपी पे है, यानी कि आपका सा नंबर राइट हो जाएगा। लोगों की जीवन चार उस समय कैसी? लोग बाग यहाँ पर धंधे में लगे थे, या फिर लोग यहाँ पर कला कौशल में संलग्न थे, या लोग विलासिता के रंग में डूबे हुए थे। तो देखिए बहुत लोग ऐसे थे जो कि विलासिता के या फिर जुओं के लत में यहाँ पर बहुत लोग डूबे हुए थे। तो यहाँ पास हम लोग बात कर रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली रिश्ते में क्या लगते थे? वो सहोदर भाई थे, या फिर मित्र थे, या फिर चाचा भतीजा। तो यहाँ पास वो दोनों क्या थे? एक मित्र थे, यानी कि वो दोनों एक दोस्त थे, जो कि काफी ज्यादा वो शतरंज के लत में आ चुके थे। तो उनके बारे में ही हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से कहानी को जानेंगे। मीरा और मिर्जा को किस चीज की लत लग गई थी? उन्हें यहाँ पास शतरंज के खेलने की लत लग गई थी, यानी कि आपका सा नंबर राइट हो जाएगा। शतरंज खेलने हेतु पाठ में 3 स्थान का जिक्र आया है, उन्हें आपको सही क्रम में स्पष्ट करना है, यानी कि इन्हें सही क्रम में आपको बताना है कि कौन पहले यहाँ पास आया था। तो पहले मिर्जा सज्जाद अली के घर पर खेलते थे, फिर मीर रोशन अली के दीवान खाने पर, अंत में गोमती पार की पुरानी वीरान मस्जिद है उसमें। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, पहले मीर अली के दीवान खाने पर खेला जाता था, फिर मस्जिद और बाद में मिर्जा साहब के यहाँ। फिर आपका तीसरा आता है मिर्जा के यहाँ पर, फिर मस्जिद पर, अंत में मीर रोशन अली के दीवान खाने पर। तो आपके इनमें से बताना है कि आपके जो शतरंज है सबसे पहले कहाँ खेला जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। पहले मिर्जा सज्जाद अली के घर पर खेलते थे, फिर बाद में वह रोशन अली के दीवान खाने पर जाकर खेला करते थे, फिर बाद में यहाँ पर गोमती पार्क की जो पुरानी वीरान मस्जिद है वहां जाकर खेलते थे। यानी कि आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से क्रम से याद रख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, मीर बिगाड़ू नाम किसने रखा था? घर के नौकर ने, मोहल्ले वालों ने, मिर्जा सज्जाद की बेगम ने। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा राइट, मिर्जा सज्जाद की जो बेगम है उन्होंने यहाँ पर नाम रखा मीर बिगाड़ू है। तो आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को रख लीजिएगा। फिर यहाँ पास आता है, शतरंज को मनहूस खेल कौन कहता था? मिर्जा सज्जाद अली की बेगम कहती थी, या फिर मिर्जा सज्जाद के घर के नौकर चाकर कहते थे, या मिर्जा के मित्र। तो देखिए जो मिर्जा के मित्र है वो तो शतरंज वैसे ही यहाँ पास खेलते थे, यानी उनके दोस्त, तो ये तो नहीं कह सकते। तो यहाँ पास इनका राइट आंसर हो जाएगा कि मिर्जा सज्जाद के जो घर के नौकर चाकर थे वो यहाँ पर शतरंज को मनहूस खेल कहते थे। यहाँ पर पूछा गया है, विषाद बिझते ही दोनों मित्र को किस बात की खबर नहीं? नाश्ता और भोजन की समय घर व बेगम साहब उपयुक्त सभी। तो यहाँ पास आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर पूछा गया है, मीर और मिर्जा किसके उठने से पहले ही शतरंज के खेल को आरंभ कर देते थे, यानी कि चालू कर देते थे? मीर की बेगम के सोकर उठने से पहले, यानी कि पूर्व ही, फिर मिर्जा की बेगम के उठने से पूर्व ही, या फिर अपने अपने घर के बड़े बूढ़ों के उठने के पूर्व ही? तो यहाँ पास आपको बताना है। देखिए यहाँ पास क्या होता है, मिर्जा की जो बेगम है उसके उठने से पहले ही यहाँ पर शतरंज क्या खेलना स्टार्ट हो जाता था, यानी कि आपका ये बा नंबर राइट हो जाएगा। मिर्जा की बेगम को अपने पति से मलाल नहीं था, क्योंकि मिर्जा जी अपनी साफ सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के सर पर थोप देती थी। यानी कि मिर्जा कभी भी यहाँ पास गलती किया करती थी तो पूरा सारा इल्जाम मीर के ऊपर ही क्या लगा दिया करते थे। या फिर मोहल्ले वाले मिर्जा की तारीफ करते थकते नहीं थे इसलिए, या फिर बाबर जी और नौकर चाकर मिर्जा का बहुत सम्मान करते थे इसलिए। तो देखिए मिर्जा जी अपनी साफ सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के ऊपर लगा देते थे, यानी कि थोप देते थे, इसलिए मिर्जा की बेगम को अपने पति से कोई भी यहाँ पास मलाल नहीं था, जो कि एक उर्दू शब्द होता है। इसका मतलब प्रॉब्लम, यानी कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं था। मीर के दीवान खाने पर शतरंज के बिसात बिछाने से किसको और क्यों कष्ट था? मीर के बड़े बुजुर्गों शतरंज उनको ना पसंद था इसलिए, या फिर मिर्जा को उनको अपना दीवान खाना महफूब लगता था इसलिए, या फिर मीर अली की बेगम को किसी अज्ञात कारण से उनको स्वाधीनता से अब बांधा उत्पन्न होने लगे थे, यानी कि उत्पन्न होता था इसलिए। उन्हें बिसात बिछाने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, किसका? शतरंज का, क्योंकि मीर अली की बेगम को किसी अज्ञात कारण से उनकी स्वाधीनता में अब क्या प्रॉब्लम या फिर परेशानी उत्पन्न होने लगा था
इसलिए। यहाँ पर पूछा गया है किसने चिंता की थी कि यह बादशाहत शतरंज के हाथों ही तबाह होगी? मीर के नौकरों ने, मीर की बेगम साहिबा ने, मीर के मोहल्ले में बचे हुए 2-4 पुराने जमाने के लोग ने। यहाँ पास आएगा सा। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती है और कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। हाहाकार मचा था। विलासिता के अंगों में देहातों की सारी दौलत लुटा दी जाती थी। इसलिए या फिर उपयुक्त दोनों, यहाँ पास होगा उपयुक्त दोनों कि प्रजा दिन दहाड़े यहाँ पर लूटी जाती थी, यानी कि जितने भी यहाँ पर पैसे होते थे सब लूट लिया जाता था और उनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं बचा था। अमीर साहब की दीवान खाने में महीनों शतरंज खेल चला और बीच बीच में नित नई व्यू रचना होती थी। दोनों में बताना है कि क्या सही है। इनमें से होगा सा। इन दोनों के कारण ही यहाँ पास क्या हो जाता था, यानी कि नित नई व्यू यहाँ पर रचा जाता था। साथ में कभी भी यहाँ पर खेल में कोई भी प्रॉब्लम आता था तो इनका जो बाजी है उसको उठा दिया जाता था। मीर साहब शतरंज खेलने में लगे हुए थे तो उनका नाम पूछता कौन आया कि मीर साहब के होश उड़, यानी कि ऐसा कौन आ गए थे। देखकर जो मीर साहब है उनका यहाँ पर होश उड़ गया था। बादशाही फौज का एक अफसर आ गया था या फिर कंपनी के सेज का एक घोड़सवार आ गए थे या स्वयं बादशाह सलामत आ गए थे। यहाँ पास आपका आंसर होगा बादशाह शाही के जो फौज है उनके जो ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पास आ गए थे। उन्हें देखकर यहाँ पास क्या हो गया था, उनके होश ही उड़ गए। घर खैरियत नहीं ऐसा समझकर मीर अली ने अपने नौकर से क्या कहा? घर के दरवाजे बंद कर दो, कह दो घर पर मीर साहब नहीं है, घोड़सवार को बुलाओ। तो उन्होंने यहाँ पास कहा था कह दो घर पर मीर साहब नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। फिर पूछा गया वल्लाह इसके सिवाय कोई तब्दीर नहीं है। कथन में मीर की तदबीर पर मिर्जा ने एतबार किया कि कल से गोमती नर कहीं वीरान में नक्शा जमे या फिर दोनों मित्र नानबाई की दुकान पर शतरंज खेले तो प्रशासन पर डर नहीं रहेगा, या फिर तमाकू चिलम और नाश्ता लेकर किसी अन्य मित्र के घर शतरंज की बिसात जमाना उचित होगा। तो उन्होंने यहाँ पर क्या सोचा? उन्होंने यहाँ पर सोचा कल से गोमती नर यानी कि यहाँ पर शतरंज खेला जाएगा। दोनों मित्र किश्त शाह आदि शब्द के साथ अब एकांत में खेलने लगे। गंगा नदी के तट पर, झेलम नदी के किनारे, गोमती नदी के पार वीरान पड़ी मस्जिद में यहाँ पास खेलना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पास आप लोग देख लिए होंगे। फिर इसके बाद फिर आता है शतरंज के खेल में दोनों मित्रों की तल्लीनता को कथाकर ने किस संज्ञा से पुकारा? योगी की समाधि में भी इतना एकाग्र नहीं होता होगा जितना ये लोग शतरंज में क्या लुप्त हो गए थे, एकदम से पागल हो गए थे। दुनिया की फिक्र उन्हें नहीं थी। दोनों सही हैं। यहाँ पास कह सकते हैं दोनों ही यहाँ पास सही है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है शतरंज खेलकर दोनों मित्र खिलाड़ियों को किस बात का डर होता था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए या कहीं बादशाह सलामत के आदमी 1000 रुपए सालाना जगीर मुफ्त ही हजम। तो इनमें से आपका हो जाएगा सा दोनों ही। गोरों की फौज लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए किसकी बाजी कमजोर पड़ गई थी? यानी कि कह सकती हैं अंग्रेजों के बारे में बात कर रहा है। मीर अली की, मिर्जा की या किसी की नहीं। तो यहाँ पास मिर्जा की क्या हो गई थी? फौज यहाँ पर कमजोर पड़ गई थी क्योंकि मिर्जा तो पूरे शतरंज में बिजी हो गए थे, उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं था। इसके बाद फिर आता है मिर्जा ने मीर के बताए जाने पर अंग्रेज की फौज आ रही है प्रतिक्रिया जाहिर की। आने दीजिए हैं ये किस्त बचाइए, किस्त है। उन्हें कोई पता नहीं था, वो बस यही सोच रहे थे कि किस्त बचा। के बाद फिर आता है हार के साथ ही किसकी राजभक्ति लुप्त हो गई थी? मीर की, मिर्जा की, दोनों गलत है। मीर की यहाँ पर क्या है, राजभक्ति पूरी ही लुप्त हो गई। जनाब हीले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा। यह खालिश उद्गार थे राजभक्तों के, मिर्जा अली या फिर मीर अली के। यहाँ पास आपका राइट जाएगा मिर्जा अली के। लखनऊ शहर पर अंग्रेजों का आधिपत्य होने वाला था। जानते हुए भी कौन से खिलाड़ी शतरंज खेल में डूबे थे? केवल मीर और मिर्जा अली परस्पर खेल में डूबे हुए थे, यानी कि ये दोनों खेल में डूबे हुए थे, उन्हें पता भी था, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पूछा गया लखनऊ शहर घिर चुका था, खिलाड़ी पर वे खिलाड़ी मशगूल। यहाँ पास कौन कौन? मिर्जा सज्जाद अली, मिर्जा अली या फिर दोनों, ये दोनों ही थे जो कि लखनऊ शहर पूरे तरीके से यहाँ पर घिर चुका था और खिलाड़ी अपने सहमत में मशगूल थे, यानी कि पूरी तरह से ये डूब गए थे खेल में। उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बन चुका था कि लखनऊ ऐसा ही नींद में मस्त। फौज की वापसी पर शहर में कोई हलचल थी ना वह कायरता थी। तो इनमें से आपका
आएगा लखनऊ ऐसे ही नींद में मस्त था, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सेना नौजात वाजिद अली शाह को अज्ञात स्थान पर ले जा रही। लेखक ने इसके किस अधपतन की चरम सीमा कहा है? सामाजिक अधपतन का, पारिवारिक अधपतन का, या फिर राजनीतिक अधपतन का? तो यहाँ पास आपका आ जाएगा राजनीतिक अधपतन का। मिर्जा द्वारा सूचना देने पर भी, यहाँ पर की है, यहाँ पर भी होगा। हजूर नवाब साहब को अंग्रेजी जालिमों ने कैद कर लिया, पलटवारी जवाब में क्या कहा? खेल में रुचि जताते हुए ये जवाब दिया होगा, हाँ लीजिए। या फिर मीर वाजिद अली प्रजा नहीं चाहता था, ईंट से ईंट बजाने लगा। इनमें से आप कहेंगे कि खेल में रुचि जताते हुए जवाब दिया कि यह लीजिए सा, यानी कि उन्हें कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा। मीर और मिर्जा की लाश को देखकर कौन पछताता? खंडर की टूटी हुई महराबें, या दोनों, या गिरी हुई दीवारें और धूल धुरुस्त मीनारें? तो इनमें से कह सकते हैं दोनों ही थे। यानी फिर आता है मीर और मिर्जा की लाशों को देखकर कौन पछताता रहा, जो कि हम लोग यहाँ पर आगे देख चुके। यह कहानी किस विशेष क्रांति की ओर इशारा करती है जहाँ जागीरदार और नवाबों ने राजभक्ति नहीं दिखाई थी? 1757, 1857 या फिर 1764 में? तो यहाँ पास आएगा आपका 1757 में। इसके बाद फिर आता है प्रथम स्वाधीनता आंदोलन में किस सम्राट को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था? तो देखिए इनमें से आ जाता है नवाब आसिफउद्दौला, या फिर नवाब सिराजुद्दौला, या फिर नवाब बहादुर शाह जाफर को। तो यहाँ पास आपका बाय आएगा नवाब बहादुर शाह जाफर को आंदोलन में, यानी कि आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कवर किए हैं इसके अलावा भी यहाँ पर जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन यहाँ पास हम लोग ऐड किए हुए हैं। आप लोग अच्छी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका माइंड यहाँ पास ओपन होगा कि किस तरह हमने क्वेश्चन को कवर किया है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपके शरद जोशी जी के हैं। जीप पर सवार झिल्लियां कह रहे हैं, ये आपका चैप्टर का नाम है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और ये आपका पहला यूनिट ही चल रहा है। तो चलिए एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत कथा किस शैली में लिखी गई है? बिंब शैली में, काव्य शैली में, या फिर दोनों? तो एक जो आपका कथा है ये आपके काव्य शैली में लिखा गया है, यानी कि आपका पहला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर आता है, जीप में सवार झिल्लियों के रचनाकार हैं शरद जोशी, या फिर शरद दोषी, या फिर शरद जोशी? तो यहाँ पास आपका राइट हो जाएगा शरद जोशी जी, यानी कि आपका स नंबर सही है। फिर यहाँ पे पूछा गया है, प्रस्तुत लेख में अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? इल्ला को, इल्ली को, या कृषि विभाग की गोष्ठी को? आएगा इल्ला को यहाँ पास क्या कहा गया है? अन्न की अधिष्ठात्री देवी। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर हमें पूछा गया है, किसने कहा था कि मुझे खेतों में अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ जीवन क्या है? शांति है। लेखक ने, किसान ने, बड़े अफसर ने? तो यहाँ पास आपका राइट आएगा सा, बड़े अफसर ने यहाँ पास कहा था कि मुझे खेतों में अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ जीवन शांति है। जीप में किसान को क्या रखने को कहा गया है? गेहूं की बालियों को, भुट्टे की ढेर को, या हरे चने के ढेर को? यहाँ पास आपका साया आएगा हरे चने के ढेर को यहाँ पर रखा गया है। आपका कहानी जो चलता है वो आपके चने पे ही चलता है पूरा, तो आप लोग इस शब्द को किन्हें याद रख लीजिएगा। इसके बाद फिर आपके आता है, अखबार में किसकी तस्वीर छपी थी? इल्ली की, पौधे की, या किसान की? राइट आंसर आएगा इल्ली की यहाँ पास अखबार में क्या तस्वीर छपी थी। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, सौभाग्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सौ है, या फिर गए है, या फिर दोनों? तो इनमें से आपका जो उपसर्ग है वो आपका सौ है। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रभावित शब्द में प्रत्यय स्पष्ट करें। प्र है, या वित्त है, या इत है? तो यहाँ पास आपका सा होगा इत। जो सिटी शब्द किस शब्द से संबंधित है? उर्दू से, फारसी से, या फिर अंग्रेजी से? ये पब्लिसिटी जो शब्द है वो आपको अंग्रेजी से ही मिलता आएगा, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी में ही पब्लिसिटी कहते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन, मुंह में पानी आना, मुंह में जलन का खत्म होना, या फिर लालच बढ़ना? तो यहाँ पास आपका राइट आंसर हो जाएगा लालच बढ़ना, जो आप लोग कहीं ना कहीं कहावत सुने होंगे। इसके बाद फिर आपके आता है, अखबारों में किसकी चर्चा की गई थी? अफसरों की कार्यशैली की, किसान की आर्थिक तंगी की,
चने के खेत में बढ़ती इल्लियों की, दिया गया था चने के खेत में बढ़ती इल्लियों की, यानी कि 12 नंबर राइट हो जाएगा। फिर में पूछा गया है कृषि अधिकारी किसान के पास क्यों आए? उन्मूलन के प्रगति को समझने के लिए यहाँ पास कृषि अधिकारी यहाँ पास आए थे। पाठ में भाषण के माध्यम से किस व्यंग किया गया? कृषि अधिकारी पर, किसान पर या नेताओं पर? तो यहाँ भाषण के माध्यम से व्यंग किया गया है। किस अफसर ने किसको हरे चने के ढेर को जेब में रखने को कहा? छोटे अफसर ने किसान को या फिर बड़े अफसर ने किसान को या फिर बड़े अफसर ने छोटे अफसर को? छोटे अफसर ने किसान को बोला था कि मेरे जो चने हैं वो मेरे जेब पर रखो, और किसान इसलिए ऐसा करता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो डर जाता है। इसके बाद फिर आता है पब्लिसिटी के लिए नेताओं को किसका सहारा लेना पड़ता है? कृषि अधिकारी का, लेखक का या फिर आम जनता का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आम जनता का, यानी कि 7 नंबर। फिर में पूछा गया है खेत के विषयों में जानकारी प्राप्त करना किस विषय में रुचि दिखलाता है? प्रकृति विज्ञान में, सामाजिक शास्त्र में या इतिहास में? यहाँ पास आएगा सामाजिक शास्त्र में। यहाँ पास क्या होता है, खेत के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि दिखाता है। 6 पृष्ठों के अखबारों की कीमत कितनी थी? 40 पैसे, 75 पैसे या फिर 10 पैसे? तो यहाँ पास आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 पैसे थे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है इल्लियाँ चने की खेती को खराब करेंगी तो अगले वर्ष किसके भाव महंगे हो सकते हैं? मूंगफली के, गेहूं व ज्वार की फसलों के, या भजिए या फिर बेसन के लड्डू के? तो याद रखिएगा जो यहाँ पास पूरे कहानी चल रही है चने के बारे में, तो आपका जो जब भी यहाँ पास खेत खराब होगा तो यहाँ पास भजिए और बेसन के लड्डू ही यहाँ पर महंगे होंगे, क्योंकि ये दोनों उनसे ही बनते हैं। इसके बाद फिर आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे लेखक की पुत्री ने अपने इल्ली संबंधी ज्ञान का परिचय किस प्रकार दिया? प्राकृतिक विज्ञान भाग 4 में पुस्तक देकर, या फिर इल्ला की पुत्र पुस्तक पढ़कर, या फिर विचार गोष्ठी में शामिल होकर? तो यहाँ पास उन्होंने बताया प्रकृति विज्ञान भाग 4 में पुस्तक को देकर इल्ली के संबंधित ज्ञान का परिचय दिया, यानी कि इल्लियों से मिलता जुलता यहाँ पास ज्ञान को परिचय देकर उन्होंने यहाँ पास बताया था। अखबारी रिपोर्टों के कारण कौन कौन किस प्रकार से सक्रिय हुई? सरकार जगी, अफसर जगे, फाइलें उदित हुई, या फिर नींद में सोए चपरासी चाय लेने कैंटीन चल? दोनों ही। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? नदियों को, किसान के श्रम सीकर को, या पृथ्वी को? तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है लेखक इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने कहाँ गया? किसान के घर पर, किसान के खेतों पर, या फिर मजदूरों की बस्ती? यहाँ पास कह सकते हैं किसान के खेत पर यहाँ पास गए थे, यानी कि आ नंबर राइट होगा। उसके बाद फिर आता है लेखक किसके साथ जीप पर सवार हुआ था? मंत्री के साथ, कृषि अधिकारी के साथ, या मीडिया कर्मचारी के साथ? तो यहाँ पास आएगा आपका बा कृषि अधिकारी के साथ जीप पर सवार हुआ था। कौन? लेखक सवार हुए थे। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है खेतों में इल्ली लगने का कारण क्या बताया गया है? बारिश होने पर ठंडी बढ़ने के कारण, भीषण गर्मी के कारण, या फिर बर्फबारी के कारण? यहाँ पास आपका राइट आंसर होगा बारिश होने पर ठंडी बढ़ने के कारण यहाँ पास क्या हो जाता है, खेतों में इल्ली लग जाता। अगला क्वेश्चन आता है जीप कितने घंटे चली तो लेखक को चारों ओर खेत दिखाई दिए? 2 घंटे चलने पर, 1.5 घंटे चलने के बाद, प्रातः से दोपहर तक चलने के बाद? तो यहाँ पास आपका राइट आंसर होगा बा 1.5 घंटे चलने के लेखक को चारों तरफ यहाँ पास क्या खेत दिखाई देने लगे थे। उस स्थान पर एक छोटा अफसर पहले पहुंचकर किसका इंतजार कर रहा था? किसान का, या फिर जीप पर सवार बड़े अफसर का? यहाँ पर राइट आंसर होगा जीप पर सवार बड़े अफसर का यहाँ पर इंतजार कर रहा था। लेखक ने खेत पर पहुंचकर किसानों से क्या पूछा? जब तुम खेतों में खोदते हो तो क्या निकलता है? इस खेत में इल्लियाँ हैं या चने के पौधे या फिर झाड़ हैं? जब तुम खेतों में खोदते हो तो क्या निकलता है? उन्होंने यहाँ पास पूछा था, यानी कि लेखक ने किसान से यहाँ पास पूछा। आगे आगे बड़ा अफसर किससे बातें करता जा रहा था? लेखक से, किसान से, या छोटे अफसर? तो यहाँ पास वह छोटे अफसर से बातें करते हुए आगे आगे जा रहा था। छोटे अफसर ने कौन सी बातें बड़े अफसर को सुनाई? छोटा अफसर वही बोला जो बड़ा अफसर सुनना चाहता था, या छोटा अफसर किसान के खेतों का सही हवाला देने लगा, या फिर छोटा अफसर केवल लेखक के हुक्म को सुन रहा था? आपका राइट आंसर होगा छोटा अफसर वही बोला जो बड़ा अफसर सुनना चाहता था। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा किसान कब भयभीत? पहला क्वेश्चन आएगा उसके खेत में इल्लियाँ ही नहीं थी, उसे लगा कि इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा,
या दोनों स्थितियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों स्थितियों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, छोटे अफसर ने किसके जीप पर किसान को जल्दी से हरे चने रखने को कहा था? बड़े कृषि अधिकारी की जीप पर, अपनी जीप पर, किसी भी जीप पर नहीं। इसका आंसर आएगा बड़े कृषि अधिकारी की जीप पर उन्होंने हरे चने रखने को कहा था। किसे कहा था? किसान को कहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसने किसको बताया कि खेत में जीवन, शांति और सुख है? लेखक ने बड़े अफसर को, छोटे अफसर ने बड़े अफसर को, या फिर बड़े अफसर ने लेखक को? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि बड़े अफसर ने लेखक को यहाँ पर बताया था, यानी कि खेतों में जीवन और शांति सुख भरी होती है। इसके बाद पहला क्वेश्चन आता है, बड़े अफसर ने किस कक्षा में मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवनी की रट डाली थी? 5वीं कक्षा में, 4थी कक्षा में या 8वीं कक्षा में? तो ये उनका राइट आंसर होगा 8वीं कक्षा में। किसने कहा कि गुप्त जी को क्या पता था कि ये कविता लिखकर क्या नुकसान करवा देंगे? लेखक ने या बड़े अफसर ने या छोटे अफसर ने? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो लेखक ने कहा था कि गुप्त जी को क्या पता था कि कविता लिखकर वह नुकसान करवा देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसान ने राहत की सांस कब ली? जीप में हरे चने को रखकर, जीप पर सवार अफसर को बताते हुए, या फिर दोनों? पर राइट आंसर हो जाएगा जीप पर सवार अफसर को जाते हुए देखा तो किसान ने राहत भरी यहाँ पर सांस लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, समाज की उन्नति पदस्थ अफसर के किस कार्य से संभव है? जब वह सही दिशा में सकारात्मक कार्य करे, जब वह निर्देशों पर अपने पद पर रौब न दिखाए। यानी कभी कभी होता है ना कि कोई भी अफसर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एसडीएम हो, कोई भी यहाँ पर अधिकारी होते हैं, वो अपने पावर का काफ़ी ज़्यादा यूज करने लगते हैं, अपना रौब दिखाने लगते हैं। तो कभी भी ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पास आपका राइट आंसर होगा बा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जीप में रखे हरे चने को देखकर सवारी करते व्यक्तियों ने क्या कहा? हरे चने के ढेर को संभालने लगे, हरे चने को खाने लगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो क्या करने लगे थे? वो हरे चने के यहाँ पास खाने लगे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जीप पर 3 इल्लियाँ सवार हैं, ऐसा किसने सोचा? लेखक ने, किसान ने या दोनों ने? तो लेखक ने यहाँ पर सोचा कि जीप में 3 इल्लियाँ सवार हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, जीप पर सवार कितनी इल्लियाँ थीं जो सिर्फ चना ही नहीं सब कुछ खाती जाती और निसंग जीप पर सवार करती? 3 इल्लियों, हजारों और लाखों इल्लियों या हजारों इल्लियों? यहाँ पर लेखक ने हजारों इल्लियों के बारे में बात किया गया है। और ये इल्लियों के माध्यम से क्या बताया गया है, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहे हैं, वो इस तरह का क्या है, वो एक प्रकार के इल्लियाँ ही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जनता के बीच में रहकर उनको लूटते हैं, उन्हें फंसाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनके साथ गलत करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 1 शॉट में पूरा क्वेश्चन बता रहा, ताकि आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पर बस कर लीजिए। अगर आपके यहाँ पर डिटेल से समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से भी इनका वीडियो बना सकता हूँ। तो यहाँ पास आप लोगों का जो आपका पहला यूनिट है, आपका यहाँ पास पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना सेकंड, तो वहाँ पास हम लोग भी पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम लोग एक ही 1 शॉट में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।